अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे आइनी तरमीम के हवाले से। जो स्पेशल कमेटी बनाई गई थी कल, उसमें पीटीआई और दूसरे अरकान की कोई झड़प हुई है, वो क्यों हुई है? आइनी तरमीम में बुनियादी तौर के ऊपर कौन कौन सी शिकें डाली जा रही हैं और इस 26वीं आइनी तरमीम में जो है क्या क्या, उसमें कौन कौन से जो आइन में नई चीज़ें डाली जा रही हैं, तफसीलन इस पे बात करेंगे। साथ ये भी कि जो हुकूमत की तरफ से इनिशियल ड्राफ्ट पेश किया गया था वो ये था कि उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का भी क़याम किया जाएगा। उनको उस हवाले से क्या हुकूमत ने वो शिक्कें हटा दी हैं या मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जाएंगे इस 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए? इस पे तफसीलन बात करेंगे। ओवरऑल जो आइनी तरमीम के हवाले से 3 बड़ी पार्टियों की तरफ से क्या सजेशन दी गई हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF की तरफ से, और पीटीआई का जो है ओवरऑल इसमें क्या कंडक्ट रहा, क्या उन्होंने भी कोई तजावीज़ दी हैं, क्या हुकूमत को दी हैं या मौलाना फजलुर रहमान को कोई आइनी तरमीम में कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए दी हैं। तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे हुकूमत को जो जजेस की तरफ से एक यकीन दहानी कराई गई है कि 25 अक्टूबर के बाद कोई जुडिशरी की तरफ से एडवेंचर नहीं किया जाएगा। ये जो एक तासुर दिया जा रहा था पीटीआई की तरफ से भी और कुछ मीडिया की तरफ से भी कि जैसे ही चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा रिटायर होंगे तो उसके बाद ये जो आने वाले चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो इलेक्शन ऑडिट करा सकते हैं और उस इलेक्शन ऑडिट की सूरत में मौजूदा हुकूमत को घर भेज के पीटीआई की हुकूमत आ सकती है। इस हवाले से एक बड़ी अहम खबर आई है कि जो जजेस हैं उनकी तरफ से हुकूमत को यकीन दहानी कराई गई है। वो क्या तफसीलात हैं और हुकूमत की तरफ से इसका क्या जवाब दिया गया है, ये तफसीलन इस पे भी बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम के जो मेहमान हैं और मंदूबीन हैं वो आना शुरू हो गए हैं। इसमें कल से जो चाइना के वज़ीर आज़म आए हैं उनका जो मुख्तलिफ उन्होंने प्रोजेक्ट्स और उनका इफ्तिताह किया है, लेकिन बड़ा ज़्यादा एंटिसिपेशन वो नज़र आ रही है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से कि वो यहाँ पे आके, एक तो जो बायलैटरल जो मीटिंग्स हैं साइड लाइन के ऊपर वो तो बिल्कुल नहीं हो रही इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ताहम जो इंडिया की तरफ से कोई हॉस्टाइल रवैया होगा उनकी तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर, उनकी तकरीर क्या कोई जारहाना होगी, क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगी या नहीं होगी, इस हवाले से तफसीलन बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइनी तरमीम के हवाले से। आपको याद होगा कि मैं भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये आइनी तरमीम के हवाले से रिपोर्ट करता आ रहा हूँ कि क्या क्या अब तक डेवलपमेंट हुई है। कल जो एक आइनी तरमीम के हवाले से स्पेशल कमेटी बनाई गई थी वो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। जो कमेटी में जो जितने भी अरकान हैं उनकी तरफ से जितनी भी आइनी तरमीम के लिए जो ड्राफ्ट जो बनाया जा रहा है उसमें अपनी इनपुट दी जा रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से जो है वो अपनी अपनी तरफ से जो तजावीज़ हैं और अपनी अपनी जो डिमांड्स हैं वो भी बताई जा रही हैं। ख़ासतौर के ऊपर ANP की तरफ से जो एमल वली ख़ान है उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा जो सूबे का नाम है उसको खैबर उसमें से हटा के सिर्फ पख्तूनख्वा, सूबा पख्तूनख्वा वो शामिल किया जाए। वो उनकी तरफ से तजवीज़ जो है वो मान ली गई है हुकूमत की तरफ से। इसी तरह जो PTI है, PTI की तरफ से बैरिस्टर गोहर इस कमेटी के रुकन हैं, बैरिस्टर जो अली ज़फ़र वो इस कमेटी के रुकन हैं, उसके साथ साथ उमर अयूब वो भी इस कमेटी के रुकन हैं, और एक आध और भी जो है ये इनकी तरफ से जो अरकान हैं वो भी इस कमेटी में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ना सिर्फ ये कि इजलास में बैठते हैं, ताहम जो मेरी मुख्तलिफ 2-3 अरकान से बात हुई जो इस कमेटी के अरकान हैं और वो उनसे मैंने यही पूछा कि PTI की तरफ से क्या कोई सजेशन दी गई है और क्या PTI भी इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट देगी या नहीं देगी। तो उस पर मेरे 2-3 अरकान से बात हुई, सब ने यही बताया कि PTI की तरफ से कोई सिंगल वर्ड, कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप तक जो है वो इसमें वो नहीं किया गया, सजेस्ट किया गया कि इस आइनी तरमीम में वो करना चाहिए। वो किसी डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेते, ताहम जो डिस्कशन हो रही होती है उसमें रखना अंदाज़ी ज़रूर डालते हैं। कल भी आपस में इनकी काफ़ी ज़्यादा तलख़ कलामी हुई है जो ये कमेटी के अरकान बनाते हैं। ख़ासतौर के ऊपर जो एमल वली ख़ान हैं उनके साथ जो PTI के अरकान हैं उनकी तलख़ कलामी हुई, और उसी तरह पीपल्स पार्टी के जो साबिक वज़ीर आज़म थे राजा परवेज़ अशरफ, उनके साथ भी
पी टी आई के अरकान की तलब कलामी हुई है। फिर मैंने जो हुकूमती जो अरकान है उनकी तरफ से ये पूछा कि क्या पी टी आई की तरफ से कोई सजेशन दी गई है, अगर हुकूमत को नहीं दी गई तो क्या जो अपोजिशन के उनके और जो हैं मौलाना फजल रहमान के जमीयत उलमा इस्लाम उनके ड्राफ्ट में कोई पी टी आई की तरफ से सजेशन दी गई है। तो उस पर जो ये कमेटी के रुकन हैं बड़े अहम, उन्होंने ये बताया कि मैंने कैटेगोरिकली पी टी आई से कल ये पूछा था कि क्या आपकी तरफ से कोई सजेशन ये समझ में आता है कि हुकूमत को आपने कोई नहीं दिया होगा आइनी तरमीम के लिए जो इनपुट है या इसके लिए कोई तजवीज़ वगैरह, लेकिन आपकी इनपुट क्या मौलाना फजल रहमान का जो आइनी तरमीम का ड्राफ्ट है उसमें कोई शामिल है, क्या आपकी कोई रजामंदी है? तो उन्होंने वो कहते हैं कैटेगोरिकली कहा कि ना ही हमने कोई इनपुट दी है और ना ही हम जो है इस हवाले से कोई आगे इरादा रखते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि जब ये पी टी आई की तरफ से ना कोई रजामंदी है इस हवाले से और ना ही वो कोई इनपुट दे रहे हैं, तो फिर उसका कमेटी में बैठना और फिर ये पूरी डिस्कशन के हवाले से फिर क्या मानी रखता है? तो उस पर उन्होंने कहा कि हमने जो पी टी आई के अरकान हैं उनसे पूछा है कि आप अगर कोई तजावीज़ देना चाहते हैं तो आप हमें बताइए। उस पर पी टी आई की तरफ से ये जवाब दिया गया कि हमें पहले इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए, हम इमरान खान से मुशावरत करेंगे, इस जो आइनी तरमीम का जो प्रोसीजर है और ये सारा कुछ इसको मौखर किया जाए और 25 अक्टूबर के बाद वो किया जाए, उसके बाद हम कोई अपनी तजावीज़ देंगे और अपनी इनपुट देंगे और आइनी तरमीम के हक़ में वोट देना है या नहीं देना उस पर फ़ैसला करेंगे। सरे दस्त हम इस पे कोई वो नहीं करेंगे, ना अपनी इनपुट देंगे और ना ही इस हवाले से कोई हमारी तरफ से कोई सजेशन आएगी। तो इसका मतलब जो हुकूमत के जो अरकान है उन्होंने ये बताया कि पी टी आई की तरफ से इसलिए उनका अगर कोई इंतज़ार किया जाए कि वो मान जाएंगे तो फिर हम आइनी तरमीम वो करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए पी टी आई के मुशावरत और पी टी आई की जो कंसल्टेशन है उसके बगैर ही हम जो है वो आइनी तरमीम का जो फ़ाइनल ड्राफ्ट है वो इस पर वो तैयार करेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कब तक एक्सपेक्टेड है कि जो फ़ाइनल एक ड्राफ्ट है जो कंसेंसस के साथ ख़ासतौर के ऊपर पी टी आई तो नहीं मान रही, बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके कंसेंसस के साथ कब ये पेश किया जाना है? तो उस पर जो हुकूमती जो अरकान है, मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, सब ने यही कहा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात है और उसमें ये आइनी तरमीम के हवाले से डिस्कशन होंगी और कल जो इसके हवाले से फ़ाइनल जो इस पर डिसीजन लेना है वो मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की कल रायवंड में मुलाकात होनी है। उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने जो फ़ाइनल इस पर जो अपना एक गो अहेड है वो देना है। इस पे फिर मैंने उनसे ये पूछा कि ये जो आइनी तरमीम है बुनियादी तौर के ऊपर जो 26वीं आइनी तरमीम आ रही है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तो उस पे जो हुकूमत की जो कमेटी के अरकान हैं उन्होंने ये बताया मुझे कि ये बुनियादी तौर के ऊपर जो 26वीं आइनी तरमीम होगी सिर्फ़ और सिर्फ जुडिशल पैकेज के हवाले से है। जुडिशरी के अलावा इस आइनी तरमीम में और कुछ नहीं होगा। जिस तरह ये एक तासुर दिया जा रहा था कि MQM की तरफ से एक सजेशन दी गई कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम है उसमें बल्दियाती इंतखाबात को लाजमी करार दिया जाए। इसी तरह एमल वली ख़ान की तरफ से जो खैबर पख्तूनख्वा सूबा है उसके नाम की तब्दीली के हवाले से जो तजवीज़ दी गई है, तो उस पर जो मेरे जो इन लोगों से बात हुई कमेटी के अरकान से, वो कहते हैं कि हमने उनको ये बता दिया है कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम है ये स्पेसिफ़िकली सिर्फ़ और सिर्फ जुडिशरी से मुतल्लिक होगी। उसके बाद हुकूमत जो आइनी तरमीम लाएगी उसमें तमाम सियासी जमातों की जो तजावीज़ और इनपुट्स होंगी उसको शामिल किया जाएगा, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात ज़रूरी करार देना हो, सूबे का नाम तब्दील करना हो या बाकी जितनी भी सजेशंस होंगी वो सारी नेक्स्ट जो 27वीं आइनी तरमीम आएगी उसमें होगी। 26वीं में जो मेरे इन लोगों जो अरकान हैं इनसे बात हुई वो ये बताते हैं कि 3 इसमें बुनियादी तौर के ऊपर चीज़ें हैं। पहले नंबर के ऊपर जो 18वीं तरमीम के जो रूह थी उसके मुताबिक पार्लिमान का जो किरदार है जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से उसको बहाल किया जाएगा, यानी आर्टिकल 175 ए जो कि जुडिशल कमीशन की हैयत के हवाले से है उस पर दोबारा से पार्लियामेंट को जो है वो उसमें जो है एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन का वो एक रोल दोबारा दिया जाएगा। दूसरा जो इसमें 26वीं आइनी तरमीम है उसमें जो मेन पॉइंट होगा वो आइनी अदालत के क़याम का है। और तीसरा जो मेरी इस हवाले से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो है वो अभी तक खारिज नहीं हुआ, खारिज अज़ इम्कान नहीं है
और ना ही उसको रूल आउट किया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम भी इस 26वीं आईनी तरमीम में होगा। यानी 3 चीज़ें इस जो 26वीं आईनी तरमीम में होंगी, मिलिट्री कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और पार्लियामेंट का जजेस की तैनाती में किरदार। इनके अलावा कोई और चीज़ नहीं होगी। हाँ, उसमें जो मतलब अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना है तो उसमें फिर जजेस की तनख्वाहें, जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका, ये इस तरह की जितनी भी वो रेलेवेंट जितने भी जो आइन के आर्टिकल्स में तब्दीलियाँ होंगी वो उसमें की जाएगी। तो ये जिस तरह तासुर मिलता है कि 50 जो तरामीम की गई हैं आर्टिकल्स में या 60 की गई हैं, बुनियादी तरामीम जो बुनियादी तब्दीलियाँ हैं वो 3 हैं, उसकी छोटी छोटी जो चीज़ें होंगी वो उसमें शामिल होंगी। तो ये 3 चीज़ें आ रही हैं। और फिर मैंने उनसे ये पूछा कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से था, ये तो मौलाना फजलुर रहमान ने कैटेगोरिकली इसका इनकार कर दिया था और पहले दिन ही उन्होंने कहा था कि वो किसी सूरत भी मिलिट्री कोर्ट्स का जो है वो इजाज़त नहीं दे सकते। तो उस पे उन्होंने कहा कि हमने इस हवाले से डिस्कशन की है और जो सजेशन सामने आई हैं और जो हुकूमत की तरफ से जो हमने उनको बताया, ब्रीफ़ किया है, वो ये है कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर कोई डायरेक्टली हमलावर हो जाता है तो उसके लिए क्या जो मिलिट्री है वो सिविलियन अदालत से तो राब्ता या जो केस है वो दायर नहीं कर सकती। आपने देखा माजी में जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमलावर होते हैं तो सिविलियन कोर्ट्स में केस चलते हैं और फिर ये बरी हो जाते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम है कि जो उसमें ये जो सनसेट क्लॉज है वो भी, और साथ ये भी कि एक जो बुनियादी इसमें शर्त वो यही होगी कि डायरेक्टली अगर कोई हमलावर होता है कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर तो उसके ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट में जो है वो ट्रायल हो सकता है। तो इस पे फिर मैंने उनसे मज़ीद पूछा कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर डायरेक्ट हमले से क्या मुराद है। तो उस पर वो कहते हैं कि राह चलते हुए अगर कोई इस तरह पत्थर फेंक दे GHQ या किसी भी कोर कमांडर हाउस या उस पर, तो वो एक हमला तस्वुर नहीं होता। जो बाकायदा एक प्लानिंग के साथ, मनसूबा बंदी के साथ हमला आवर और जो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये उसकी बुनियाद के ऊपर मिलिट्री कोर्ट का जो है वो क़याम किया जा रहा है। तो उससे फिर मैंने उनसे ये पूछा कि ये जो फिर 9 मई है और इमरान खान का ये फिर तो मिलिट्री कोर्ट्स में उनका भी क्या वो होगा। तो वो कहते हैं कि ये फिर बाद की बात है, इस पर हम मज़ीद वो नहीं कर सकते। ताहम ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम है वो रूल आउट नहीं किया गया और ना ही हुकूमत ने जो है वो इसको एक्सक्लूड किया है। ये जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें मौलाना फजलुर रहमान के साथ इस हवाले से मज़ीद डिस्कशन हो सकती है, लेकिन ये जो मिलिट्री कोर्ट वाली बात है वो ख़त्म अभी तक नहीं हुई। ये बुनियादी तौर के ऊपर जो आईनी तरमीम की जो डिस्कशन चल रही है स्पेशल कमेटी में और उसके साथ साथ कि क्या आईनी तरमीम आने जा रही है। फिर मैंने ये भी पूछा कि कब तक एक्सपेक्टेड है, 17 को क्या ये पेश हो जाएगी। उन्होंने कहा 17 को ये गालबन पार्लियामान में तो टेबल नहीं होगी, लेकिन 17 को ये उम्मीद की जा रही है, कल मियां नवाज शरीफ से मुलाकात है, उससे पहले आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी से, तो ये फाइनलाइज हो जाएगी 17 तक। जो फाइनल एक ड्राफ्ट है आईनी तरमीम का वो फाइनलाइज होकर 17 को, तो जो एक्सपेक्टेड हुकूमत जो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 19 से 20 तक जो आईनी तरमीम है वो उसको जो पार्लियामान है उसमें वो पेश कर दिया जाएगा। यानी ये जो अगला हफ्ता आ रहा है इसमें ये आईनी तरमीम का जो हुकूमती अरकान है इस कमेटी में काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि ब्रॉडली कंसेंसस हमारा डेवलप हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान भी इस हवाले से गो अहेड ऑलरेडी दे चुके हैं कि काफ़ी हद तक हमांगी आ गई है। तो बस अब वो फाइनल टचेस हैं, जो ड्राफ्ट फाइनल बनाना है, कंपेयर करना है जो तमाम जमातों की तरफ से जो सजेस्ट किया गया है। उसके लिए वो कहते हैं एक ज़ैली कमेटी बनाई गई थी, ताहम उसकी कोई मीटिंग नहीं हो सकी। बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा कराची गए हुए थे। दूसरे जो अरकान है PTI की तरफ से वैसी कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई और ना ही वो बैठते हैं। जो बाकी अरकान है वो इसलिए नहीं बैठ सकते कि कमेटी पूरी नहीं थी। तो इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि ये जो मेन कमेटी है उसी में ही ये सारा काम किया जाएगा, डिस्कशन वाला और फाइनल टचेस देने वाला। तो ये अब आने वाले दिनों में जो भी मज़ीद इस पर अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं, जजेस की तरफ से यकीन दहानी दी गई है। आपके इल्म में है कि ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, काफ़ी अरसे से चल रहा है कि जैसे ही चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर होंगे तो उसके फ़ौरन बाद जो आने वाले जो चीफ़ जस्टिस होंगे, ये बताया जाता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस होंगे। तो वो जो इलेक्शन है 8 फरवरी वाले, उनका ऑडिट का अहकाम जारी करेंगे और ऑडिट के बाद ये जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं
وہ موجودہ حکومت کو اس سے چلتا کریں گے اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی۔ یہ پروپیگنڈا صرف پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں بلکہ کچھ جو صحافی ہیں ان کی طرف سے بھی یہ اس طرح کے جو ہے وہ تاثرات اور وہ ملتے رہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ جو پھر آپ نے دیکھا کہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف، انہوں نے بھی اس طرح کی کوئی بیانات دیے کہ ہمیں کریڈیبل انفارمیشن ملی ہے کہ جو جوڈیشری ہے وہ اس حکومت کو گھر بھیج سکتی ہے الیکشن آڈٹ کے نام کے اوپر، تو یہ حکومت کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ تو بہرحال یہ اس طرف سے جو ایک عندیہ دیا جا رہا تھا، تو اس پہ آج جو دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے انصار عباسی، انہوں نے اس حوالے سے ایک خبر کی ہے اور یہ بتایا کہ ججز کی طرف سے حکومت کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر یا الیکشن آڈٹ کے نام کے اوپر حکومت کو گھر بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ جو انصار عباسی صاحب کی جو خبر ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ بڑے ایک اہم جو لیگل مائنڈ ہیں جن کا جوڈیشری کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے اور حکومت کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے، ان کے تھرو یہ کنوے کیا گیا ہے ججز کی طرف سے حکومت کو کہ وہ کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس پہ جو یہ بظاہر سامنے نظر آتا ہے کہ یہ یا تو جو میسج بھیجا گیا ہے اٹارنی جنرل کے ذریعے بھیجا گیا ہے یا لا منسٹر میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ذریعے بھیجا گیا ہوگا، اٹارنی جنرل زیادہ پاسبل ہے کہ وہ اس کے ذریعے بھیجا گیا ہوگا۔ اب یہ میری انفارمیشن نہیں، یہ میری اپنی ایک اسیسمنٹ ہے، اس کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج دیا گیا ہے۔ اس سے جو ایک واضح نظر آ رہا ہے کہ شاید جوڈیشری کی طرف سے بھی جو معاملات ہیں اس کو کہ حکومت یہ جو آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے وہ روک دے اس پروسیس کو، تو جوڈیشری کو اس طرح کا ایڈونچر نہیں کرے گی۔ یہ اس پوری خبر سے جو ایک تاثر مل رہا ہے۔ لیکن پھر میں نے اس حوالے سے کچھ حکومت کے اراکین سے بھی بات کی، خاص طور کے اوپر ان اراکین سے جو کہ اس آئینی ترمیم کی جو کمیٹی ہے اس کے بھی رکن ہیں، ان سے پوچھا کہ کیا اگر یہ اس طرح کا کوئی میسج دیا گیا حکومت کو تو حکومت یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر کام روک سکتی ہے اور اس کو ہولڈ پہ رکھ کے کوئی اس طرح کا جو ججز کے ساتھ جو آنے والے جو سیٹ اپ ہوگا اس کے لیے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا وہ پیچ اپ ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ جو میرے جو ان لوگوں سے بات ہوئی وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہوتی ہے یہ کسی اسپیسیفک حکومت کے لیے یا کسی جو سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہوتی، یہ پورے ملک کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ اس طرح جو آئین سازی ان کا کام ہے وہ کسی کی ایشورنس کے اوپر کہ ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے تو اس کی بنیاد کے اوپر آئینی ترمیم نہ کی جائے۔ جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ کیا جائے گا، جو آئینی ترمیم ہے وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنا پورا جو ایک استحقاق رکھتی ہے پارلیمنٹ، اور یہ آئینی ترمیم ہر صورت میں آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جوڈیشری کی طرف سے ایک پیچ اپ کی جو باتیں آ رہی ہیں یا جو ایک آفرز آ رہی ہیں، جو پارلیمنٹ ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور وہ آئینی جو ترمیم ہے وہ ہر صورت ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آنے والے جو 4-5 دن ہیں اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پارلیمنٹ اس میں کیا کیا شامل کرتی ہے جو آئینی ترمیم ہے، اور جو جوڈیشری کے حوالے سے اس پہ کیا ری ایکشن آتا ہے۔ جو بھی اس پہ اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا کہ جو مہمان ہیں وہ پاکستان آنا شروع ہو چکے ہیں۔ ٹوٹلی جو میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوا ہے کہ یہ تمام ممالک کے جو ڈیلیگیشنز ہیں، کیونکہ ایک وزیر اعظم نہیں آتا، ان کے ساتھ وزراء آتے ہیں، ان کے ساتھ میڈیا آتا ہے، ان کے ساتھ بزنس کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں، تو یہ کل ملا کے یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس ٹائم 1000 کے قریب جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، یہ مہمان جو مختلف ممالک سے مندوبین بھی، سربراہان مملکت بھی، وزراء بھی، بزنس کمیونٹی، یہ سارے ملا کے اس ٹائم پاکستان میں موجود ہیں۔ آئینی ترمیم کے جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کا جو فائنل جو اجلاس اور جو اس حوالے سے کل جو ہے وہ ہوگا، آج وزیر اعظم کی طرف سے اشارہ دیا جائے گا، کیونکہ باقی جو ممالک کے جو سربراہان مملکت ہیں وہ آج تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے پاکستان میں۔ رات کو وزیر اعظم کی طرف سے اشارہ ہوگا، کل باقاعدہ اس کا اجلاس اور اس کا پھر اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ اس میں جو چین کے وزیر اعظم ہیں وہ ویسے ہی بائی لیٹرل بھی ان کا ساتھ ہے اور ملٹی لیٹرل دونوں کو ملا کے یہ دورہ تھا۔ جو کل انہوں نے اس حوالے سے گوادر ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا ہے، مختلف MOU سائن کیے ہیں،
पौधा लगाया है, उनकी बॉडी लैंग्वेज और ओवरऑल जो उनका इंटरेक्शन नज़र आ रहा है मीडिया के ऊपर, वो बड़ा पॉजिटिव और बड़ा अच्छा उनका नज़र आ रहा है। बाकी जो रूस की तरफ से भी आना है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो मुल्क है पाकिस्तान, जिनके साथ कोई इतने अच्छे सफारती ताल्लुकात नहीं थे, ताहम अब रिसेंट ईयर्स में ये पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ, क्योंकि पहले जो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमेशा से इंडिया रहा, इंडिया जब से अमेरिका की तरफ उसका झुकाव बढ़ा है, तो रूस को भी दूसरी मार्केट चाहिए और वो पाकिस्तान ऑब्वियसली उनका एक नेचुरल जो है वो एक डेस्टिनेशन हो सकती है। तो रशिया के जो वज़ीर आज़म का दौरा भी बड़ा अहमियत का हामिल है, लेकिन इस सब में जो एक मीडिया के ऊपर जो एक हमेशा से हाइप दी जाती है और जो कवरेज के हवाले से वो इंडिया का जो भी चाहे वो वज़ीर आज़म आए या वज़ीर ख़ारजा आए, उनको हमेशा से हाइप मिलती है। तो इस टाइम जो जयशंकर उनके वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, जब पिछले साल गोवा में हुआ था ये जो शंघाई ताउन तंजीम का वज़राए ख़ारजा का जो इजलास था, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी गए थे, उसमें भी कोई इस तरह की बायलैटरल जो है वो मीटिंग और मुलाकातें नहीं हुई थी साइड लाइन के ऊपर। बस बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो गए वहाँ पे, उन्होंने शंघाई कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया और फिर वापस आ गए। तो इससे भी जो मौजूदा जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा का दौरा है, वो बज़ाहिर यही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बायलैटरल जो मीटिंग्स के हवाले से पहले से कोई हुकूमत को मुतला नहीं किया, तो यही बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये भी आएंगे, जो मीटिंग का बाकायदा इजलास है वो अटेंड करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। ताहम जो उनकी ये जो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में एक जो तकरीर होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो उसके हवाले से एंटिसिपेट किया जा रहा है कि क्या वो क्योंकि कल जो इंडियन सहाफ़ी हैं बरखा दत्त, उनकी तरफ से जो ये कहा गया है कि जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं वो टेररिज्म के हवाले से बात करेंगे, तो इस पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो शायद फिर कोई पाकिस्तान मुखालिफ और जो सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से कोई इस तरह की बात करते हैं, अगर ये इस तरह का कोई उनकी तरफ से बयान या स्टेटमेंट आती है, तो इट मीन्स कि वो फिर दोबारा से जो हालात और माहौल है ये एक टेंस हो जाएगा। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि वो कोई नॉर्मलाइज करने का तो नहीं, कोई इस तरह की कोई ऐसे नज़र आ रहे आसार के इंडिया की तरफ से कोई इस तरह की कोशिश की जाएगी। ताहम अगर वो इस तरह अग्रेसिव और वो बयानात इस तरह देते हैं, तो फिर इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान की तरफ से भी जो है एक वो अग्रेसिव स्टैंड लिया जाएगा। अब देखना ये है कि इंडिया की तरफ से फॉर्मली क्या इस पे जो ओवरऑल जो उनके वज़ीर ख़ारजा का दौरा के दौरान वो रहता है, वो तकरीर का फोकस उनका क्या रहता है, रीजनल कनेक्टिविटी और ट्रेड के ऊपर ही रहता है, या फिर वो जिस तरह पहले हर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान को डिग्रेड करने की। इस पे जो भी डेवलपमेंट और जो अपडेट हुई वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ताहम जितने भी जो फ़ॉरेन रिलेशंस के जो माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि इंडिया की तरफ से जो एक रिवायती सर्द मोहरी है वो तो दिखाई जाएगी, लेकिन कोई इसमें इतना बड़ा जो है वो आउटकम नज़र नहीं आ रहा इस दौरे से। इस पे मज़ीद जो शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।